आप सभी का स्वागत है मैथ्स के इस तीसरे प्रैक्टिस सेशन में। साथियों, इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर लिया है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसके बाद देख लीजिएगा। अभी के लिए इस प्रैक्टिस को पूरा देखिएगा। मैथ्स के बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं जो जिनकी संख्या कितनी है? 20 है। हम टोटल इसमें 20 प्रश्न करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, ये एक रिकॉर्डिंग सेशन है साथियों, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो इसको सब्सक्राइब करके इस फैमिली का सदस्य बनने का लाभ उठाएं। प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 7 आदमी है किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर, तो यहां से हमें ये चीज साफ साफ मिल गया कि जो पूरा काम है टोटल वर्क कितना हो सकता है। बताओ, 7 आदमी है वो 12 दिन में काम करते हैं, तो यही तो हुआ टोटल वर्क। हमारा टोटल वर्क क्या हो गया? 7 गुणे 12। मतलब जो काम है वो कितना है? 7 गुणे 12। फिर क्या कहा? यदि उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए इससे दुगने काम को, अब जो हमारा वर्क होने वाला है कितना हो गया? 7 गुणे 12 गुणे 2। क्यों? क्योंकि प्रश्न कह रहा है उससे दुगने कार्य को, ये जितना कार्य था ना इससे दुगना कार्य को करना है। कितने दिन में? 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? पहले तो ये समझिए कि दुगने कार्य को 8 दिन में कितने करने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो हम इसमें भाग देंगे 8 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस कार्य को करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। ठीक, काट लीजिए इसको। 2 चौकाट 4 तियां 12 7 त्रिक 21। इसका मतलब 21 आदमी लगेंगे। अगर इससे दुगने कार्य को 8 दिन में करना है तो 21 आदमी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कहा कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए। क्या कह रहा है प्रश्न? देखिए, कितने अतिरिक्त, यहां से कहीं सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अतिरिक्त पूछा है। कितने अतिरिक्त? पहले 7 लग रहा था, अब 21 लग रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? माइनस अगर हम 7 कर देंगे तो 14 आ जाएगा। और वैसे भी अगर 21 लग रहा है, पहले 7 लगा, तो इतना अतिरिक्त कितना है? 14 अतिरिक्त है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न को समझ लीजिए कि 7 आदमी के शिकार को 12 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब टोटल वर्क कितना? 12 गुणे 7। उससे दुगने कार्य को करना है तो 7 गुणे 12 गुणे 2 कर दिए, दुगना हो गया। 8 दिन में पूरा करना है तो 8 से भाग दे दीजिए। पूछा कितना अतिरिक्त आदमी, इसको पूरा करने के लिए किस आदमी? हमने 7 को घटा दिया, कितना है अतिरिक्त आदमी? 14। ठीक, तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न, एक पाइप जो है किसी पानी के टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। इसका मतलब क्या? कि 2 पाइप लगे हैं, कोई पानी का टैंक भरना है। अगर हमने माना कि 2 पाइप है, एक अगर 1 घंटे में या 1 मिनट में 1 लीटर भरता है तो दूसरा 3 की स्पीड से भर रहा है। अगर एक स्पीड से भर रहा है तो दूसरा 3 की स्पीड से भर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि जो एक एक पाइप है वो अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। 3 गुना तेजी से भरता है, तो ठीक है, 1 गुना तेज भर रहा है। फिर क्या दोनों पाइप मिल जाए तो खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट। अच्छा, एक जो है 1 भरेगा और ये 3 भरेगा, तो कितना टाइम लगेगा? 36 मिनट। अगर दोनों मिल जाएंगे, देखिए दोनों मिल गए तो 3 और 1 4, 4 में होगा गुणे 36। इतना मिनट में वो पानी पूरा भर देंगे। ठीक है, इतना मिनट लगेगा तो पानी पूरा भर देंगे वो। नहीं, इतना है टोटल पानी की मात्रा। टोटल वर्क समझ सकते हैं इसको। टोटल वर्क कितना है? 4 गुणे 36। कैसे? एक कर रहा है एक काम, एक कर रहा है 3 काम, दोनों मिल करके टोटल 36 मिनट में काम पूरा करते हैं। तो बताओ टोटल वर्क कितना? 36 गुणे 3 और ये कितना? 4, 36 गुणे 4। तो गुणा करेंगे कितना आ गया? 144। 144, इसका मतलब जो टोटल वर्क है कितना है? 144। ठीक है, ये हमारा हो गया। प्रश्न आगे क्या कह रहा है कि धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को धीमी भरने में कितना समय लगेगा? तो धीमी रफ्तार से कौन भर रहा है? ये तो 3 की स्पीड से भर रहा है, एक ये स्पीड 1 की स्पीड से, तो कौन धीमा रफ्तार है? 1 वाला। इसको भरने में कितना समय लगेगा? 144/1। कितना आएगा बताओ? 144 मिनट। लेकिन जो ऑप्शन है वो घंटे में है। तो एक चीज देखो, यहां से ऐसे अगर इसको हम मिनट में ना चिन्ह तो भी लगा सकते हैं। कैसे? 1 घंटा तो होगा नहीं, 60 मिनट 21 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 घंटा 120 थोड़ी है, 120 से ज्यादा है, 2 घंटे से ज्यादा। 2 घंटे से ज्यादा केवल एक ही सही है, चौथा हमारा सही हो जाएगा। और नहीं तो अगर आप चेंज करना चाहें तो 120 प्लस 24 लिख सकते हैं। 120 का मतलब कितना? 2 घंटा 24 मिनट तरीके से। ठीक आया समझे? ये आसान प्रश्न था, इसलिए हमने इसको केवल एक बार में समझा दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ अच्छे प्रश्न भी हैं, अभी तो ये आसान आसान है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो बहुत ज्यादा हार्ड लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता। अब यही प्रश्न अगर आप कम समय में लगा पाएंगे तो बहादुरी की बात होगी। चलिए इस प्रश्न को पढ़िए क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसके अंकों में से 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक विद्यार्थी ने सभी 200 प्रश्न के उत्तर दिए। अच्छा, पहले तो ये समझिए यहां से क्या पता चला हमें कि जो प्रश्नों की कुल संख्या है कितना है? 200। कुल प्रश्नों की संख्या कितना है? 200। सभी प्रश्न के उत्तर दिए हैं, उसने कुल 200 अंक प्राप्त किए, तो जिन प्रश्नों के सही उत्तर दिए उनकी संख्या कितनी है ये हमसे पूछ रहा है। चलिए लगाइए, इसको कैसे लगेगा। देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 200 है। 200 अगर सही करेगा
तो कितना नंबर, 4 नंबर। अगर गलत कर देगा तो कितना, एक जो है माइनस हो जाएगा। हम कह रहे हैं इसको किस तरीके से लगाएंगे, एलिगेशन मेथड से। आप सबने पढ़ा होगा एलिगेशन मेथड, इसको हम उसी मेथड से लगाएंगे। कैसे, देखिए हम कह रहे हैं कुल प्रश्नों की संख्या 2 है ना, तो अगर चारों प्रश्न सही करता है, इधर राइट इधर रॉन्ग, अगर चारों प्रश्न सही कर देगा तो उसको कितना नंबर मिल जाएगा, मतलब 200 प्रश्न सही कर देगा तो 800 नंबर मिल जाएगा। अगर 200 का 200 प्रश्न गलत कर दे तो कितना नंबर, माइनस को 200। देखिए अगर 200 का 200 प्रश्न अगर वो सही कर दे तो कितना नंबर मिल जाएगा, देखिए एक प्रश्न के साथ 4 उत्तर मिल रहे हैं तो 200 गुणे 4 मतलब 800। अगर मतलब 200 के 200 गलत कर दे तो माइनस में जाएगा कितना, 200। उसको कितने नंबर मिले हैं, यहां देखिएगा 200 अंक प्राप्त हुए हैं, 200 अंक, यहां लिख देते हैं 200। अब यहां से जो हमें रेशियो मिल गया वो किसका रेशियो मिला, जो सही प्रश्न है और गलत प्रश्न जो जितना उसने अटेम्प्ट किया था उसका हमें रेशियो मिल गया। ये रेशियो निकालिए, यहां से कितना है 600, 800 में से 200 घटाएंगे 600, और 200 में से 200 घटाएंगे कितना बचेगा, 400। कैसे, यहां देखिएगा 200 माइनस, माइनस का 200 तो माइनस का अंदर गुणा होगा क्या हो जाएगा, प्लस, तो 200 200 400, प्लस का 400। यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं, तो रेशियो कितना है, 4 और 6 का, 4 और 6 का रेशियो हमें मिल गया है। अच्छा कुल कितने प्रश्न थे, 200 प्रश्न थे। यहां से देखिए 6 और 4 कितना, 10। यहां से जो टोटल प्रश्न बन रहे हैं कितना, 10, तो 10 किसके बराबर है, 200 के, तो एक की वैल्यू कितना, 20, एक की वैल्यू 20। प्रश्न में क्या पूछा है कि जिन प्रश्नों के सही उत्तर, उसने जिन प्रश्नों के सही उत्तर दिए उसकी संख्या, मतलब सही उत्तर की संख्या। सही कितने की है, राइट कितने की है, 4, राइट कितने हैं, 4, यहां से 4 राइट है। अच्छा देखिए 10 के एक की वैल्यू 20, एक की वैल्यू 20, तो 4 की वैल्यू बताओ, 20 गुणे 4, 20 गुणे 4, 20 चौक 80। ठीक, आया समझ में, तो प्रश्न समझ में आया कि नहीं, करने समझ में बच्चों के पर किसी परीक्षा में जब आप देख सकते हैं 4 है पर्टिकुलर एक अंक कर दीजिए, कम कर देगा, माइनस में कितना मिलता है, 200 सही कर दे, अगर 200 के 200 सही कर दे तो 8 नंबर मिल जाएगा, अगर 200 के 200 गलत कर दे तो माइनस को 200 नंबर उसको मिलेगा। ठीक, उसके प्राप्त कितना हुआ, 200 अंक प्राप्त हुआ, तो यहाँ से हमें रेशियो मिल गया, राइट और रॉन्ग प्रश्न जो अटेम्प्ट किया था प्रश्न, वहां से उसका हमें रेशियो मिल गया। फिर वहां से हमने देखा कि जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10, रेशियो कितना आ रहा है, 10, मतलब रेशियो का योग 6 और 4 कितना है, 10। 10 किसके बराबर है, 200, क्यों, क्योंकि 200 प्रश्न ही तो थे, यहाँ प्रश्नों का हमें रेशियो मिला है, तो वहां से हम प्रश्न निकाल लेंगे कितना सही है। सही कितना है, 4, 4 एक की वैल्यू 20, तो 4 की वैल्यू 80, ऑप्शन दूसरा सही हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा औसत में, एवरेज में हमने पढ़ा था, एवरेज में क्या पढ़ा था, एवरेज में कि एवरेज बराबर के लिए फार्मूला पढ़ा था, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या मतलब, अच्छा ठीक है, पदों का योग लिख देते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इस फार्मूला का कैसे इसमें उपयोग होगा वो देख लीजिए, कैसे होगा। 100 तक पूछ रहा है तो 100 तक में कितनी विषम संख्या है पहले ये बता दीजिए। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अच्छा इसको बताइए, तब तक हम बता दें कि यन संख्याएं जो कि विषम है, यन संख्या विषम, यन विषम संख्या लिख सकते थे इसको, यन संख्या विषम का योग बताओ, योग, इसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा था ना। तो यन विषम संख्या का योग क्या होगा, यन स्क्वायर, अगर विषम संख्या है तो यन स्क्वायर होगा। ठीक है, ये एक फार्मूला। और दूसरा बताओ कि 100 तक में कितनी विषम संख्या है, कैसे होगा, 50 विषम संख्या है, क्यों, क्योंकि 100 तक में 50 विषम संख्या है और 50 सम संख्या है। तो हमें क्या मिल गया कि जो नंबर ऑफ संख्या है वो कितना है, 50 है, तो योग कितना हो जाएगा, 50 गुणे 50, 50 गुणे 50, यहाँ से इसका क्या होगा, योग। औसत जब निकालेंगे, एवरेज बताओ, योग मतलब 50 गुणे 50 बटे जो संख्याएं जितनी है, कितनी संख्या है, 50, काट देंगे कितना आएगा उत्तर 50। ठीक, देखिए आएगा समझ में, आया कि नहीं। कह रहा है 100 तक, ये नहीं कि 100 विषम संख्या, 100 तक में कितनी विषम संख्या है बताओ, 100 तक में 50 विषम संख्या है, और 50 क्रमागत विषम संख्याओं का योग के लिए फार्मूला हमने क्या बताया था, यन स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 50 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 50 गुणे 50 योग हो जाएगा। अच्छा हमें क्या निकालना है, एवरेज, तो एवरेज में जितनी संख्या है उनका स्क्वायर करके जितनी संख्या उससे भाग दे दीजिए, तो एवरेज कितना आएगा, यन आएगा, तो यन कितना आएगा, 50। ठीक, इस तरीके से इस प्रश्न को आप देख सकते थे। ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाना अनिवार्य है, मतलब पूछा जाएगा, आप इसको मान के चलिए। चलिए आगे देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी बताओ। कम है, अधिक जाना है, 25% है, 25% जस्ट अधिक कौन है, 30%। 25% अधिक कितने देखिए, 25 का मतलब कितना, 1/4, 25 होगा 1/4, तो 1/5 कितना होगा, 1/4 है ना, तो 1/5। फिर से देखिए,
कैसे हमको लगाना है कि जो ए की आय है, यहां से फिर से ए की आय किसका है, बी की आय का 25% कम है, बी की आय से 25% कम है, ऐसे नहीं, बराबर नहीं। 25% का फ्रैक्शन बताओ कितना, 25% का फ्रैक्शन, 25% का फ्रैक्शन 1/4, 1/4, 25% का फ्रैक्शन 1/4। तो किससे कह रहा है, बी की आय से, मतलब अगर बी की आय ये है तो ए की आय कितना, ए की आय 3 हो जाएगा, एक कम है, देखिए 4 पे एक कम है तो एक की आय 3, तो बताओ कितना अधिक है, एक अधिक है, 3 से 4 कितना, देखिए एक अधिक है, 3 पे गुणे 100 33%, ये इसका सही उत्तर होगा। और इसके लिए हमने आपको बताया भी था ट्रिक, इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए परसेंटेज का पहला लेक्चर देख लीजिए, परसेंट का पहला लेक्चर, उसमें हमने पढ़ाया है, इसके लिए हमने ट्रिक भी बताया था। यहाँ देखिए 25% कम है, अधिक की तरफ जाना है, 25 मतलब 1/4, तो 1/3 का वैल्यू कितना, 25%। ट्रिक देख लीजिए एक बार, 2 मिनट भले एक्स्ट्रा लगेगा, 2 मिनट थोड़ा पेशेंस लगेगा, क्योंकि ये ट्रिक महत्वपूर्ण है, ये हर जगह काम करेगा, बस थोड़ा सा आपको लगाना आना चाहिए। तो कैसे काम करेगा देखिए, यहाँ कह रहा है 25% कम है, 25% कम, 25 का मतलब 1/4, अब 1/4 से अधिक जो सही फ्रैक्शन होगा कितना होगा, 1/3, 1/3 का मतलब 33%। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछता, यहां से देखिए ये निकल गया, 10% कम है, 10% कम, 10% का मतलब 1/10, तो कितना अधिक होना, एक अधिक के लिए 1/9 होना पड़ेगा, 1/9 का मतलब कितना, 11 से 1/9%। ऐसे अगर आपसे पूछे कि, आपसे क्या पूछ ले, 16 से 2/3% अधिक है, 16 से 2/3% अधिक है, अधिक का मतलब कितना, 1/6, तो कम कैसे होगा, 1/6 से कम करेंगे कितना, 1/7 हो जाएगा, 1/7 का मतलब कितना, 14 से 2/7%। इस तरीके से हमने वहां बताया था, जो ट्रिक है उसको आप उस लेक्चर से अच्छे से देख सकते हैं, विस्तृत रूप में हमने पढ़ा है, उसमें जो 2-4 सवाल है उसका कराया भी है। चलिए अगर आपका मन कहेगा तो नंबर सिस्टम देख लीजिएगा पहला चैप्टर, बाकी अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखिए नंबर सिस्टम से जो प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, सबसे ज्यादा प्रश्न किससे पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम से। तो चलिए इस सवाल को लगाइए, कैसे लगाएंगे ये तो डायरेक्ट आसान सी बात है। ये क्या दिया है, यन क्रमागत, यन प्रकृत, यन प्राकृत, प्राकृतिक क्रमागत, यन प्रकृत क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, इसके लिए भी हमने फार्मूला बताया था, वर्गों का योग, इसके लिए क्या फार्मूला बताया था बताइए, इसके लिए क्या फार्मूला बताया था, इसके लिए जो फार्मूला था वो ये था कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। अब अगर आपको याद है ये फार्मूला, तो फार्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, अगर आपको फार्मूला याद है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखते हैं, हम फार्मूला क्योंकि हमको याद है तो हम फार्मूला बिना देखे कैसे लगा सकते थे, एक लाइन में देखिए कितनी संख्या है 10, इसका मतलब n का मतलब कितना 10, तो 10 गुणे 11 गुणे 21, 10 9 20 और 1 21/6, इसी को हमको सॉल्व करना है। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 7 21, 11 25 55 गुणे 7 करेंगे कितना है, देखिए 55 गुणे 7, तो 7 25 35 385, 385 कहाँ पर है, यहाँ देखिए। इस तरीके से अगर हमको फार्मूला लिखने की जरूरत क्या है, अगर याद है तो क्या क्यों लिखेंगे, उसको तुरंत अप्लाई कर दीजिए, ऐसा भी हम कर सकते थे। तो इस तरीके से आपका सवाल बहुत ही आसान लग जाएगा, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा, और ये फार्मूला हमने कहाँ बताया है, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है तो वहां भी ये बताया है और पूछा जाता है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर था। चलिए इस प्रश्न को लगाइए, कह रहा है, अच्छा क्या कह रहा है, अनुक्रम 2 6 11 17 का छठवां पद कौन सा होगा। देखिए अच्छा ये तो रीजनिंग का सवाल हो गया, जैसे ये क्या है 2 6 11 और 17, इसका हमें छठवां पद चाहिए, तो 1 2 3 4 यहाँ एक पद होगा, उसके बाद यहाँ होगा। चलिए एक इस तरीके से देखिए 2 और 4 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 देखिए 6 और 7 7 7 24, 24 और 8 कितना 32, ठीक इस तरीके से छठवां पद होगा कितना होगा 32। ये रीजनिंग का सवाल था, कान पे पता नहीं कैसे आ गया, चलिए कोई बात नहीं, रीजनिंग भी आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जो 7 और 11 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो वह संख्या किस अनुपात में हो, मतलब इस अनुपात में हो जाता है, उनमें एक छोटी संख्या क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। सवाल लगाइए, रेशियो प्रपोर्शन का ये सवाल है, रेशियो प्रपोर्शन भी हमने पढ़ा दिया है। चलिए इस प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है प्रश्न, दो संख्याएं इस अनुपात में है, अच्छा इनका हमें क्या दिया है, अनुपात। तो अगर हमें अनुपात पता है तो क्या ये कह सकते हैं कि हमारी जो पहली संख्या है a, जिसको मान लेते हैं ये 7x है, तो b जो होगा, b कितना होगा 11x। अगर पहली संख्या हमारा मतलब पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो a किसके बराबर होगा, यहाँ अगर रेशियो दिया है तो अगर पहला 7x होगा तो दूसरा 11x होगा, इस तरीके से हम कह सकते थे। अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए, चलो ठीक है जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में 7x
प्लस क्या 7 जोड़ा जाए और 11x प्लस 7 जोड़ा जाए, तो प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो जो अनुपात हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, मतलब ये किसके बराबर होगा 2:3 अनुपात में होगा और ये बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ये समीकरण बनेगा। यहाँ से आपको यक्स का मान ज्ञात करना है, बस आपको संख्याएं मिल जाएंगी, है ना। तो पढ़िए, लगाइए सवाल को। अच्छा, ये समीकरण अगर नहीं समझ में आया तो कैसे काम चलेगा, इस समीकरण को एक बार फिर समझते हैं। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जो कि 7 और 11 के अनुपात में है, दो संख्याएं हैं जो 7 और 11 के अनुपात में है। अगर उनका रेशियो दिया है, अगर हम दोनों में यक्स से गुणा कर दे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर पहली संख्या 7x होगी तो दूसरी संख्या 11x होगी। इस तरीके से फिर आएगा कि दोनों संख्या में 7 जोड़ा जाए, ठीक है, हमने जोड़ दिया, पहली संख्या 7x में 7 जोड़ दिया और 11x में 7 जोड़ दिया, तो उनका जो रेशियो होगा वो 2/3 हो जाएगा, 2/3 होगा। अगर अब यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है तो क्या होगा, देखिए 7 3 21 11 दूनी 22, x का मान x, यहाँ से x बराबर 7 होगा। आप डिटेल में सॉल्व कर लीजिएगा, हमने कैसे किया, 7x में 3 का गुणा किया 21x और 11 में 2 का गुणा कितना 22x। अब 21x में से एक x घटाएंगे तो कितना होगा, 21x में से मतलब 22x में से 21 घटाएंगे तो x बचेगा, ठीक है। तो 7 3 21 और 7 दूनी 14, 14 में से 21 घटाएंगे तो 7 आएगा। यहां से x के वैल्यू में 7 मिल गया। क्या पूछ रहा है उनमें छोटी संख्या, अच्छा छोटी संख्या 11 हो गई या 7, मतलब 11x होगा व 7x होगा, छोटी संख्या कौन होगा, दोनों में x का गुणा है तो छोटा कौन होगा 7x होगा। तो हमें 7x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 7 गुणे x की वैल्यू 7, तो 7 7 49, ठीक। इस तरीके से जो हमारा उत्तर होगा 49 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आया समझ में कि नहीं हुआ सवाल। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 डट डट करके 1 माइनस 1/25 तक है तो ये किसके बराबर होगा, हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। अगर इस तरीके से आपको सवाल दिया जाए तो इसका एक ही अप्रोच है, कैसे इसको हम तोड़ सकते हैं, मतलब इसको सॉल्व कीजिए। सवाल सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 1 निम्न 3 में से 1 गए 2/3, 3 में से 1 गए 2/3। देख के डरना नहीं है इस सवाल को, कैसे लगेगा, पर जैसे प्रश्न कह रहा है, हम पहले से बताते आए हैं आपको कि प्रश्न जैसे कहे वैसे आपको इसको सॉल्व कीजिए, मतलब जिस तरीके से वो कह रहा है। कैसे कह रहा है कि 1 माइनस 1/3 तो कर दीजिए 1 माइनस 1/3, क्या होगा 1 में से 1/3 घटाएंगे क्या बचेगा 2/3, 2/3। यहाँ क्या है गुणे का चिन्ह है तो हम गुणा कर देते हैं। आगे क्या आएगा, 4 के निम्न 4 में से 1 गए 3/4, फिर आगे गुणा करेंगे तो 5 के निम्न 5 में से 1 गए 4/5। अब देखिए ये क्रमागत है, ये क्रमागत है, तो इसी क्रम के रूप में ये हमारा जो बनेगा इस तरीके से बनेगा। फिर ये गुणा करके डॉट 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 कहां तक जाएगा, 25 के निम्न 25, 25 में से गए कितना 24/25 तक ये जाएगा। इसका मतलब यहाँ देखिए इससे ये कट गया, यहाँ से ये कट रहा है, यहाँ से ये कट रहा है, मतलब यहाँ 5 बनेगा तो यहाँ 6 बन जाएगा, फिर यहाँ 6 बनेगा, यहाँ से ये कट जाएगा, फिर यहाँ 24 बनेगा तो 24 से 24 कट जाएगा, बचेगा क्या 2/25, 2/25 इस तरीके से बचेगा। ऐसे प्रश्न को एक दो बार लगाएंगे, एक दो सवाल ऐसे बनता है, अगर उसको आप लगा लेंगे तो आपका ऐसे देखते उत्तर बता देंगे। कैसे, 3 का निम्न 3 में से 1 गए 2/3, फिर यहाँ 4 का निम्न 4 में से 1 गए 3/4। अब देखिए 2/3 और 3/4, 3 कट रहा है, इसका मतलब क्रॉस करके कट जाएगा, जो पहले का अंश बचेगा और लास्ट वाले का हर, बस वही उसका उत्तर होगा। पहले वाले का अंश और लास्ट वाले का हर इसका उत्तर होगा। पहले वाले अंश कितना है 3 में से 1 गए 2, तो इसका अंश है, मतलब अंश में 2 होना चाहिए। दो एक ही जगह है, ऐसे भी लगा सकते थे 2, लेकिन अगर हम हर देख लेंगे तो हमारा जो प्रश्न सही होने का चांस रहेगा वो ज्यादा हो जाएगा। हर कितना है 25, तो इस तरीके से 2/25 का सही उत्तर होगा। ठीक, परीक्षा में इस तरीके से आपको सॉल्व करना, लेकिन इस तरीके से दो तीन सवाल आपको प्रैक्टिस कर देनी है, जो कि मैं खुद करवा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, मतलब 10वां नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़िए कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर जो शेष होगा 36 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। नंबर सिस्टम में ऐसा सवाल मैंने नहीं कराया, और मैंने हर चैप्टर में कहा है कि जो नहीं पढ़ाया जाएगा उस तरीके का सवाल मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो यही है, ये सवाल मैंने नहीं करवाया था तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आसान सवाल है। इसके पहले भी हमने इस सवाल को एक बार करवाया, मतलब इस तरीके का एक सवाल करवाया है। इस प्रश्न में कैसे लगाएंगे, देखिए किसी संख्या को 136 से भाग देने पर जो शेष बचता है 36 प्राप्त होता है। 136 से भाग दिया जा रहा है, संख्या मान लेते हैं ए है, तो ये पूरा कट, मतलब जितनी बार गया वो तो ठीक है, मान लीजिए n बार गया, तो शेष कितना बचा 36, शेष कितना बचा 36। अब पूछ रहा है कि यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। अच्छा 17 से भाग देना है, अच्छा या क्या ये संख्या जो है, क्या हम संख्या का मान निकाल सकते हैं। संख्या का मान अगर हम कहे आपसे कि a किसके बराबर होगा, बताओ संख्या किसके बराबर होगी, तो संख्या होगा 136 गुणे n प्लस 36, 136 गुणे n प्लस 36। जैसे उत्तर की जांच करना तो आप जानते होंगे, उत्तर की जांच करना जो भागा रहता है उसका उत्तर की जांच कैसे करते हैं,
जिससे भाग दे रहे हैं और जो भागफल आया उन दोनों का गुणा करके शेषफल जोड़ देते थे। तो हमारा वो किसके बराबर आता था? भाज्य के बराबर आता। क्या? भाज्य के बराबर आता था। और हमें भाज्य यहाँ से पता चल गया। अब भाज्य क्या है? 136 गुणे n प्लस 36 है, यहाँ से भाज्य है। फिर कह रहा है 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। अब इसको 17 से भाग देना है, बताओ। यहाँ 17 से भाग देंगे, यहाँ भी 17 से। अच्छा, एक मिनट, आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि हमें पूरी संख्या को 17 से भाग देना है, 17 से पूरी संख्या को। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व करते? देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ से बिल्कुल लगा ले जाएंगे, लेकिन कई लोग होंगे जिनको नहीं आता होगा। वो समझिए कि 136 गुणे n बटे 17, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ प्रश्न है, अगर हम प्रश्न को ऐसे लिखिएगा, एक मिनट, a बटे c प्लस b बटे c, तो इसको कैसे लिखते हैं? a प्लस c बटे c, ऐसे ही लिखते थे। यहाँ से हमने a बटे c मतलब 136 गुणे n बटे c मतलब 17 और 36 बटे 17 को अलग करना, 36 बटे 17। ये एकदम बेसिक है। अब इससे ज्यादा बेसिक और कोई क्या सकता है। अच्छा, इसको काटिए तो 17 से 1 कट जाएगा, 17 8 100, बताओ 17 8 8 से 56 के 6 हासिल 5 और 7 5 7 हाँ 8 5 13 17 8 36 136। पहाड़ा याद है तो ठीक है, नहीं तो गुणा करके चेक लीजिए। पहाड़ा याद होना बहुत जरूरी है। अच्छा चलिए, ये तो कट गया, ये क्या हुआ? कट गया। अब शेषफल कितना बचेगा? 36 बटे 17 भाग देकर 17 दिन 34 और 2 36, हमारा शेषफल कितना बचेगा? 2। तो इस तरीके से जब भी सवाल आए, इस तरीके से सवाल जब भी आए तो आपको दो काम करना है। ऐसे विस्तार रूप में लगाना ही नहीं है, ऐसे विस्तार रूप में नहीं लगाना है। कैसे लगाना है कि 136 से भाग दे रहे थे और अब किससे भाग देंगे? 17 से। पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या ये संख्या इससे कटेगा कि नहीं। और जो प्रश्न में आएगा वो 100% गारंटी है कि वो संख्या उससे कटेगा ही कटेगा, कटेगा ही कटेगा। अगर कटेगा तभी हम सवाल को लगा ही पाएंगे, नहीं तो सवाल लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, मतलब पहले जिससे भाग दे रहे थे और जिससे बाद में भाग देंगे वो दोनों कट जाएंगे। जो शेष प्राप्त होगा, हमें शेष में भाग देना है जिससे नई संख्या, मतलब जो नया संख्या जिस पर भाग दे रहे हैं, और जो शेष है बस उसी में भाग दे करके हमको पता लगा देना कैसे। जैसे डिटेल को अगर हम इग्नोर करें, डिटेल को इग्नोर करें तो इसको हम कैसे लगाना था? 36 में कैसे? 36 में हम 17 से भाग देते, जो हमारा शेषफल कितना है? 17 दूनी 34, 2 ही बचेगा शेषफल, तो 2 शेषफल बचेगा, ये हमारा इसका उत्तर होगा। ठीक, इस तरीके से हमको लगाना था। बस ये तो मैंने केवल आपको बेसिक समझाने के लिए बता दिया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या करें। अच्छा, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर हाँ समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया थोड़ा सा स्किप कीजिए 10 सेकंड और उसको समझ लीजिए। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। अच्छा, ये सवाल है ये समझिए कि बहुत चांस है ऐसे प्रश्न पूछे जाने की। जितने प्रश्न लिए हैं ना, बस एकदम चुन चुन के लिए हैं सारे प्रश्न। चलिए, इसको कैसे लगेगा, घबराना नहीं है इतना घात वात देकर के, इसको सरलीकरण करना है ना। बस देखिए, ये क्या है? ये क्या अंडर रूट है? नहीं, ये 5 वाला रूट है। तब जैसे क्यूब होता है वैसे इसको कह सकते हैं हम, चलिए कुछ भी कहें, लेकिन ये रूट में 5 है। इसकी x की पावर कितना है? -3 बटे। फिर ये छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक इसकी पावर -5 बटे 3, और ये बड़ा कोष्टक इसकी पावर कितना है? 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हम लिखते थे a की पावर n की पावर m, तो हम क्या करते थे कि a की पावर n गुणे m, यही तो करते थे। और अगर करते थे a की पावर n प्लस a की पावर m, तो यहाँ से क्या आता था? a की पावर n प्लस m। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस तरीके से तो हम गुणा करते हैं, ठीक, तो वही इसको भी गुणा करना है। अच्छा, ये रूट में 5 है, इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे? देखिए, -3 बटे 5 हो गया। अब हमें इसके पावर में x को थोड़ा बड़ा लिखिए, नहीं तो इसे लिखेंगे बराबर में लिखा है, x हो गई ये x की पावर -3 बटे 5। अब गुणा इसमें किससे होगा? पहले तो 1 बटे 5 से, क्यों? क्योंकि ये 5 वाला रूट है, तो 1 बटे 5 हो जाएगा। फिर अब ये किससे गुणा होगा? माइनस का 5 बटे 3 से, माइनस का 5 बटे 3 से गुणा होगा। और फिर ये किससे गुणा होगा? 5 से, 5 बटे 1 कह सकते हैं इसको। देखिए, पहले x के पावर कितना था? -3 बटे 5। अब इसमें इसका गुणा होगा। ये किसका कितना लिखा है? 5 नहीं लिखा, ये रूट में है, मतलब 1 बटे 5 है। जैसे अगर रूट रहता था, यहाँ 3 रहता था, x की पावर अगर इस तरीके से लिखे तो इसको क्या लिखते थे? x की पावर 1 बटे 3। ठीक, तो उसी तरीके से इसको कैसे लिखा? x की पावर 1 बटे 5 इससे गुणा किया। फिर इसके पावर में कितना है? -5 बटे 3, इससे गुणा कर दिया, फिर इससे गुणा कर दिया। बस इसी को सॉल्व करना है और आपका उत्तर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए। यहाँ 3 से ये 3 कट गया, यहाँ 2 5, ये 2 5 कट गया, कितना बचा? ये माइनस से माइनस कट गया, कितना? x बचा। क्या बचा? x, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? x। ठीक, इस तरीके से हमारा जो तीसरा उत्तर होगा वो सही होगा। आसान सवाल है, लेकिन बस आपको कंसेप्ट पता होना जरूरी है। अगर कंसेप्ट पता है तो आसानी सवाल लग जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। यदि 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ, जैसे 15 15 37 37 आदि लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, तो इस रूप की कोई भी संख्या किस संख्या से सर्वदा विभाजित होगी? तो ये आप समझ सकते हैं कि आप चाहे तो इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर 2 अंक की संख्या है जिसको 2 बार लिखा गया है तो सर्वदा किससे विभाजित होगी, वो 101 से विभाजित होगी, 101। इस तरीके से अगर 3 अंकीय है, 3 अंकीय संख्या है, 3 अंकीय, और उसको 2 बार लिखा है, कैसे, 3 4 3 3 4 3, इस तरीके से, तो ये किससे विभाजित होगी, देखिए यहाँ 3 अंकीय है तो 2 जीरो लगाना है, तो 1 2 0 1, इस तरीके से। अगर 4 अंकीय हो जाए, जैसे 4 5 6 7, 4 5 6 7, अब देखो ये 4 अंक है, इसका मतलब इसमें 3 जीरो लगाना है, 3 जीरो लगा कर आगे पीछे एक एक कर दो, तो बस ये संख्या इससे विभाजित होगी। ठीक, समझ में आया। तो अगर 2 अंक की संख्या है तो 1 जीरो रहेगा, 3 अंक की संख्या है तो 2 जीरो, 4 अंक की संख्या है तो 3 जीरो। अगर ऐसे 7 संख्या हो, 7 संख्या रहे जो बार बार 2 बार लिखा रहे, 2 बार के बारे में है लेकिन जैसे 2 बार लिखा रहे, बस 3 बार वाले में ये कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा, 2 बार लिखा रहे, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 2p प्लस 1/p बराबर 4 हो तो p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब का मान बराबर क्या होगा। देखते ही ये सवाल कई लोगों के मन में आया होगा कि ये तो आसान है, इसका हम क्या कर दे, क्यूब कर दे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ क्यूब करेंगे, यहाँ इसका क्यूब करेंगे, तो जो हर में आएगा यहाँ तो हो जाएगा 8p क्यूब, यहाँ 1/8p क्यूब, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए अभी से ही हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग। अब बताओ 2p में जब हम 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, p बचेगा, प्लस 1/p में जब 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1/2p बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 के, क्योंकि हमें जब भाग दे रहे हैं तो पूरे समीकरण से भाग दे रहे हैं, तो बराबर के उस तरफ भी 2 से भागोगे, मतलब 4 से 2 में भाग देंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, चलिए अब हमें उसको मान उस ऐसा ज्ञात करने के लिए हमें किसका क्या करना है, क्यूब, क्यूब कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब मतलब p क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब, 8 हो जाएगा 8p क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a का मान कितना है p, और गुणे a का मान कितना है 2/p, ये भी कोष्टक में a प्लस b मतलब p प्लस 1/2, बस इसी का आपको मान ज्ञात करना है, इसे ज्ञात करना है। अच्छा इसके बराबर होगा 2 4 2 8, ये 8 के बराबर हो जाएगा, हमें ये ज्ञात करना है, इसको रोक देते हैं, यहाँ से p से p कट जाएगा, क्या बन जाएगा 2/3, 2 बटे मतलब 3/2, 3/2 किस गुणा किससे करेंगे, p प्लस 1/2p से, ये किसके बराबर है 2 के, यहाँ से 2 से 2 काट दीजिए, अब 8 में से 3 घटा दीजिए, किसके बराबर 5 के बराबर, तो यहाँ से p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक, तो यहाँ से उत्तर कौन सा होगा 5, आया समझ में, आया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान सवाल था। अच्छा अगर यहाँ से क्यूब कर देते तो भी हम लगा सकते थे, यही पर क्यूब करेंगे तो हमें 8 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो आप जैसा चाहे उस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि p तथा q अंक निरूपित करते हो, कथन 2p9 प्लस 327 प्लस 2q8 तो किसके बराबर, 1114 में q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न समझिए, अगर आप 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 ये किसके बराबर है 1114 के, बस हमें कह रहा है जो q का संभव अधिकतम मान है, हमें q का कैसा मान लेना है, अधिकतम संभव मान लेना है, मतलब जो अधिकतम मान है q का, तो हमें q के अधिकतम मान के लिए p का हमें न्यूनतम मान लेना पड़ेगा। अच्छा p का न्यूनतम मान कितना 0, p का न्यूनतम मान 0, q का हमें अधिकतम मान लेना है तो हमें q का न्यूनतम मान लेना पड़ेगा, तो एकदम साफ बात है। ठीक है, तो अगर हम p का न्यूनतम मान लेंगे तो कितना, p का सबसे छोटा वैल्यू कौन 0, तो 509 प्लस 327 ये किसके बराबर होगा 2q8 बराबर 114 के, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 9 7 16 के 6 यहाँ से ले 2 और 3 5 3 8, ठीक, यहाँ से किसका 2q8 बराबर 1114, अब 1114 में से 837 घटा दो, 806 घटा दीजिए, तो 8 और 6 14, 8 आ गया, 3 और यहाँ कितना बचा है देखिए, यहाँ 0 बचा है तो 7 और 3 10, 8 और 2 10। अब देखिए 2q8 किसके बराबर है 278 के, देखिए 2q8 किसके बराबर है 278 के, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो q का वैल्यू कितना 7, q का वैल्यू, ठीक, इस तरीके से यहाँ q का मान कितना आएगा 7। बस यहाँ ध्यान देना है कि अगर हमें q का संभव अधिकतम मान ज्ञात करना है तो हमें p का एकदम न्यूनतम मान लेना पड़ेगा, बस सवाल आराम से लग जाएगा। अब इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं था, परीक्षा में कैसे लगाएंगे, p की जगह पर 0 लिख के 509 और 327 जोड़ करके 1114 में से घटा देंगे, तो वहां से जो आएगा वहां से आप कंपेयर कर लेंगे। अच्छा अगर ऐसे डायरेक्ट ना आया होता तो ये 2 गुना होता या 3 गुना होता, ठीक, तो उस तरीके से आपको लगा देना था। आगे बढ़ते हैं, आवाज जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
कि 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी संख्या भिन्न, सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा? अच्छा, अगर आपको ऐसा भिन्न दिया रहा है जैसे 15/16, 19/20, 19/20, 24/25, 24/25 और 34/35, 34/35, अगर हमें ऐसा कोई संख्या दिया है, ऐसा संख्या का मतलब क्या कि इनके हर और अंश का अंतर एक है, हर और अंश का अंतर समान हो। यहाँ तो एक है मतलब समान है, सब में देखिए समान है, हर और अंश का अंतर एक है मतलब समान है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी? जैसे जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि 2/3 लिख दें और 3/4, 2/3 लिख दें और 3/4। याद कैसे करेंगे उसका तरीका देख लीजिए। 3 से 2 में भाग, मतलब यहाँ भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3.6, 18.66, और यहाँ से 4, 4 पंचमी 4 से 24, 4 सती 28, 4 सती 28.7। इसका मतलब अगर उनका अंतर एक है तो जिसका भिन्न से बड़ा, मतलब जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। अंश किस में बड़ा है? 34 में। अंश किस में बड़ा है? 34 में। जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या होगी? 34/35। क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 15/16। ठीक है, इस तरीके से ये जो भिन्न होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो भिन्न का एक कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरीके से दो कॉन्सेप्ट और आसान आसान उसको समझ लीजिए, बाकी और भी कॉन्सेप्ट हैं लेकिन वो कभी बाद में चर्चा करेंगे। दो और समझ लीजिए जो आसान है, जैसे अगर आपका अंश समान हो, अंश सबका समान हो, अंश समान हो, अंश समान हो 4, 5, तो अगर अंश समान है, अंश समान है, देखिए अंश और हर का एक अंतर वाला कंसेप्ट है। एक है जब अंश समान है, एक है जब हर समान है, और एक कंसेप्ट है उसको बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन, तो जिसका जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी। सबसे बड़ा इसमें कौन है? 1/2। और जिसका हर बड़ा वो संख्या सबसे छोटी। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या होता था कि अगर अंश समान हो, मतलब 2 2 सबका अंश कर दे। अच्छा, अंश समान हो गया, अब हर समान करना है। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट समझिए जिसको हम लाल कलर से लिख देते हैं। अब सबका हमें क्या करना है? हर समान करना। 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3। अब देखिए यहाँ हर समान है। अगर हर समान है, क्या है? अगर हर समान है तो संख्या इसमें सबसे बड़ी कौन होगी? ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। ये संख्या सबसे बड़ी होगी। कैसे? अगर हर समान, मतलब यहाँ 3 होगा। अगर हर समान है, अगर हर समान है तो जिस संख्या का अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, और जिस संख्या का मतलब अंश छोटा वो संख्या छोटी। अगर हर अंश समान है, अंश समान है, तो जिस संख्या का हर बड़ा, जिस संख्या का हर बड़ा वो संख्या छोटी, और जिस संख्या का हर छोटा वो संख्या बड़ी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कभी बाद में देख लीजिएगा। बाकी जरूरी क्या था? ये कॉन्सेप्ट जरूरी था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये वाला कंसेप्ट बहुत कम पूछा जाता है, बाकी पूछ सकता है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। P/Q के रूप में 1.27 बराबर किसके बराबर होगा? देखो दशमलव हमने पढ़ाया ही नहीं, दशमलव, लेकिन यहाँ से दशमलव का लगभग लगभग सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है वास्तव में कि 1.27 को भिन्न में बदलो। 1.27 और 27 पर क्या लगा है? बार। इसको हमें भिन्न में बदलना है। अगर कोई एक संख्या होती जैसे 0.8 के ऊपर बार लगा है, 0.8 के ऊपर क्या, 0.8 के ऊपर बार लगा है, अगर कहे कि इसको भिन्न बदलो तो क्या करेंगे? 8 बटे कितनी संख्या पर बार लगा है? 1, तो बटे 9 कर देंगे। अगर 0.8 रहता तो क्या करते? 8/10 कर देते। लेकिन अगर बार लग गया तो बटे 9 करेंगे। ठीक, तो उसी तरीके से इसको लगाना है। कैसे लगाएंगे? 1.27 है तो 1 प्लस 0.27 के ऊपर बार, ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 0.27 बार का मतलब क्या? ये संख्या है 0.27, 27, 27, 27 डॉट डॉट डॉट, ऐसे मतलब ये खत्म ही नहीं होगी। तो इस तरीके से, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 27 पे बार लिख करके इन सबको मिटा देते हैं। ठीक, समझने के लिए था। बाकी इस सवाल को समझिए। यहाँ क्या करेंगे? देखिए 2 अंक पे दशमलव है तो 27 बटे कितना? 99। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 3 27, 11 9 99, 11 के 11 और 3 14/11, 14/11। अब ये कैसा भिन्न है? देखिए ये सही भिन्न है नहीं। क्यों? क्योंकि जो हर रहेगा वो अंश से छोटा होना चाहिए, अंश से छोटा। इसको सही कैसे लिखेंगे? 11 1 सहित 3/11, 1 सहित 3/11, 11 के 11 और 3 14। लेकिन वहां पर इसी भिन्न में लिखा है तो क्या लिखा है? 14 से 1/11, मतलब 14/11। तो ये भी सही है। आप यहाँ से इसका जो सही उत्तर होगा तीसरा सही होगा 14/11। ठीक, प्रश्न में क्या करना था? प्रश्न में कुछ नहीं करना था। जो बार लगा है, समझने वाली चीज ये है कि अगर दशमलव के बाद जिस संख्या पर बार लगा है उसको भिन्न में बदलने के लिए बटे 9 कर देते हैं, बस ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जो 17वां प्रश्न है,
वो है 3.25 गुणे 3.20 माइनस 3.20 गुणे 3.05 बटे 0.064। इस सवाल को लगाना है। यहाँ पर जब जैसे इस फॉर्मेट में दो प्रश्न बनते हैं, एक क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए इंटू बी, ये बनता है। दूसरा क्या बनता है कि आपको ए गुणे बी और ए गुणे सी बटे बटे कुछ भी कर सकता है। तो ये दूसरा फॉर्मेट है, पहला फॉर्मेट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर ए हमारा 3.25 हो जाएगा तो यहाँ ए है ही नहीं, ए है ही नहीं। तो ये कौन सा फॉर्मेट है? देखिए दोनों में कॉमन है 3.20, 3.20 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से पहला संख्या कौन, 3.25। यहाँ क्या है, माइनस का चिन्ह, माइनस। अगर कॉमन किया है तो यहाँ से ये तो हट गया, बचा कौन, 3.05 बटे कितना है 0.064। बस इसलिए को सॉल्व कर लीजिए। 3.20 यहाँ इसको हटाएंगे, क्या बचेगा बताओ? 3.25 में से 3.05 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.20 गुणे, देखिए 3 से 3 घटिएगा, 25 में से मतलब 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बी मतलब 20। ठीक, यहाँ से ये बचा बटे 0.064। ऊपर कितना संख्या है, 2, ऊपर 2 संख्या, और यहाँ भी क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा कि 3.20 गुणे 0.2 बटे 0.64। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद का जो जीरो रहता है उसका कोई मायने नहीं रखता। अगर उसके बाद कोई संख्या ना हो, पूरी संख्या मतलब पूरा चीज क्या है, ये नहीं कि दशमलव के बाद के जीरो का मायने नहीं रखता। अगर उसके बाद संख्या है तो मायने बहुत है, जैसे 0.4008, तो यहाँ पर जीरो का तो मायने है। लेकिन अगर संख्या हो ही ना 0.400 तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4, बस। ठीक, तो ठीक है, उसी फॉर्मेट हमने इसको लिखा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 0.4 है। ठीक, कि दो अंक पे दशमलव, यहाँ एक अंक पे दशमलव, टोटल कितना, 3 अंक पे दशमलव, और यहाँ भी 3 अंक पे दशमलव। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 320 गुणे 2 बटे 64। बस इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस। 32 दूना 64, 2 से 2 काट दिए, कितना है 10, कितना है 10, ये 14 सही होगा। 10 कहाँ से है, ये जीरो बचा है, इसका मतलब 1 और 0 कितना, 10। ठीक, इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा, अगर जहाँ नहीं आया। ठीक है, अब आप प्रश्न देखते हैं, हमारा जो 18वां प्रश्न है, बस 2 प्रश्न और बचे हैं, बचे भारी हमारा नीचे समाप्त हो जाएगा। आज का जो 25 समाप्त हो जाएगा। हर तरीके से सवाल करने का प्रयास किया है। एक दो चैप्टर बच जाता है, वो अगले लेक्चर में हो जाएगा, अगले प्रैक्टिस सेशन में, और जो उसमें बचेगा वो इसमें हो जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होता, मतलब इससे कंटिन्यू चलता ही रहेगा। 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 का योगफल 27 है तो दूसरी 3 का योगफल क्या होगा, ये हमको बताना है। बताओ, 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में, अच्छा 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या क्या होगी, एक होगा यक्स, तो दूसरा यक्स प्लस 1, तीसरा यक्स प्लस 2, उसके बाद यक्स प्लस 3, ऐसे करके यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 5। बस क्या हो गया, 6 लगातार प्राकृतिक संख्या हो गई, यक्स, यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 5। कह रहा है यदि पहली 3 का योगफल 27 है, पहली 3 का योगफल 27 है। ठीक है, पहला 3 कौन है, यक्स, यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, इसका योग हमें दिया है कितना, 27, तो जोड़ लो। यहाँ से कितना आएगा, 3x प्लस 3, 27 में 3 घटा देंगे कितना, 24, तो x बराबर 3 है, 24, x बराबर 8। ठीक, हमसे पूछ रहा है दूसरी 3, मतलब अब की बाद की जो 3 है इनका योग बताओ। योग कैसे करेंगे, यक्स 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 3x, तो 3x से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24। ठीक, 24, 5 4 9 3 12, बस 24 और 12 जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 36। बस यही पूछा था, यही पूछा था। बस इस तरीके का सवाल जो है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। आसान सवाल है, परीक्षा में पूछा जाने की संभावना बन जाता है। ऐसे थोड़ा घुमा के पूछा तो गड़बड़ हो सकता है। 19वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है 36 है, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 तथा 105 है, उनके विकर्मों का योग आपको ज्ञात करना है। कैसे होगा, हमसे क्या कहा है, देखिए दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का योग 36, मतलब अगर संख्या क्या हो, यक्स प्लस वाई हो, तो इनका योग दिया है कितना, 36। ठीक है, उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया है। अच्छा, एचसीएफ कितना है, एलसीएम लिख लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ ये क्या है बताओ, 3 है और 105 है, मतलब एचसीएफ 3 है और ये कितना है, 105। हमें क्या ज्ञात करना है, उनके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग कैसे, मतलब 1/x प्लस 1/y, हमको इसी के वैल्यू ज्ञात करना है। अच्छा, इसी को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बटे एक्स वाई। कैसे, इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा कि हर को बराबर करना है, और जो मतलब आता होगा इसको सॉल्व करना, हर को बराबर करना, मतलब यहाँ y से गुणा कर दीजिए, यहाँ x गुणा कर दीजिए, फिर उस तरीके से इस सवाल को लगा दीजिए। यहाँ आया x प्लस वाई बटे एक्स इंटू वाई। अच्छा,
अब यहां से x प्लस वाई का मान तो हमें दिया है, लेकिन x इंटू वाई का मान नहीं दिया। x इंटू वाई है क्या वास्तव में? x इंटू वाई क्या है? वो है संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये फार्मूला है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या? एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये होता है। तो यहां से x इंटू वाई का मान कितना? 3 गुणे 105। बस इसको सॉल्व कर लिए। x प्लस वाई का मान 36 बटे x इंटू वाई का मान कितना आ जाएगा? 3 गुणे 105। 3 गुणे 105 बस काट लिए। 3 से 12 काटेंगे, 12 3 36 और 12 से इसमें भाग, अच्छा ये आ गया ना, ठीक है। 3 से काटे 4 3 12 35, 4 बटे 35 कहां पर है? तीसरा हमारा जो उत्तर होगा ये सही होगा। ठीक, इस तरीके से जो हमारा आज का लास्ट सवाल है उसको देख लीजिए। आज का हमारा लास्ट सवाल उसको देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो n क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी? हमसे ये पूछ रहा है n क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी। हमारा ऑप्शन है 3 6 12 और 18। बताओ कैसे लगाएंगे इसको सवाल। तो n क्यूब माइनस n इसको करना है तो n इंटू n प्लस 1 और n माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे किया? थोड़ा शार्ट नहीं मारना था हमको। क्या लिख सकते हैं इसको? n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो इसी को हमने यहाँ लिखा है कि n इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये संख्याएं हैं। अब n का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते, मतलब कोई भी संख्या रहे, वहां 3 तो आनी ही आनी है, 3 आएगी ही आएगी। अच्छा एक क्या होगा? माइनस होगा, एक माइनस होगा। तो यहाँ क्या होगा? विषम, मतलब एक विषम रहना चाहिए। विषम कौन होगा? 3। तो इस तरीके से जो आप इसको एक कंसेप्ट की तरह याद करके कि यदि n कोई प्रकृत संख्या है तो n क्यूब माइनस n सर्वदा किस संख्या से विभाजित होगी? तो 3 से विभाजित होगी। आप रख करके इसको याद लगा लीजिएगा। उम्मीद है आपको सवाल थे, मतलब कितने सवाल थे? 20 सवाल थे। आपको 20 के 20 सवाल अच्छे लगे होंगे। 20 में से कितने सवाल आपको अच्छे लगे इसका आपको कमेंट में जरूर बताना है। 20 में से कितने सवाल आपको अच्छे लगे इसको कमेंट बताना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप जब भी इस वीडियो को देखें तो इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि इसके बाद में मैं इसको देखने वाला हूं कि मतलब इसमें प्रश्न कितने अच्छे थे। ठीक है, अच्छा कितने प्रश्न आपको समझ में आए चाहे तो इसको भी बता सकते हैं। मैंने तो समझाने का पूरा प्रयास किया कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए, और आगे भी प्रयास यही रहेगा कि आपको एक एक प्रश्न समझ में आए। ठीक है, हमारा लेक्चर समाप्त हो चुका है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों।